डियर एस्पिरेंट्स, ध्येय आईएएस आलमबाग सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे यूपीपीसीएस मेंस जो एग्जाम होने वाला है उसमें जो पेपर 2 है यानी इंटरनेशनल रिलेशंस और जो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं संभावित, उन पर चर्चा करनी है। और उन प्रश्नों का फ्रेमवर्क क्या होगा, मतलब उनका उत्तर का फ्रेमवर्क क्या होगा, किस तरीके से उसमें अपडेटेड जानकारियां रखी जाएंगी ताकि आपको अधिकतम मार्क्स मिल सकें, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपके लिए उपयोगी साबित होगा, चीजें बेहतर लगें तो और साथियों के साथ अपने साझा करें जो इस बार मेंस लिख रहे हैं या आगे आने वाले समय में मेंस लिखेंगे, और आपके माध्यम से उन्हें कुछ बेहतर कंटेंट मिल जाए तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। और ये हमारा भी सौभाग्य होगा कि कुछ बेहतर पॉइंट्स बताने का अवसर आपको मिल रहा है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो हम ये देखेंगे कि जो तालिबान सरकार है, तालिबान सरकार अफगानिस्तान में है, आप सब जानते हैं कि तालिबान सरकार पर भारत सरकार की वर्तमान रणनीति या स्टैंड या दृष्टिकोण आप कह सकते हैं का परीक्षण करें। 200 शब्द में आपको लिखना है। ये इस बार का बहुत ज्यादा संभावित सवाल है मेंस में। तालिबान सरकार पर भारत सरकार का जो वर्तमान स्ट्रेटजी है या इंडिया का जो स्टैंड है, मूव है, उसका आपको इवैल्यूएशन करना है, परीक्षण करना है। तो इस प्रश्न में सबसे इंपॉर्टेंट बात एक ये भी है कि जब परीक्षण शब्द लिख दिया गया है तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि आपको खाली भारत सरकार की रणनीति ही नहीं बतानी है कि इंडियन गवर्नमेंट का ये स्टैंड है तालिबान सरकार के ऊपर, बल्कि वो जो स्टैंड है भारत सरकार का वो कितना सही है, गलत है, भारत सरकार विवश होके कर रही है या नेचुरली कर रही है, इसका मूल्यांकन आपको एक आध पैराग्राफ में दिखाना होगा जिससे ये मूल्यांकन पार्ट मूल्यांकन लगे और आपको नंबर मिले। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो सवाल है ये क्यों महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि रशिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने तालिबान सरकार को मान्यता दे दी है। उसके बाद चीन सरकार भी मान्यता देने जा रही है, बहुत से और देश मान्यता देने की दिशा में सोच रहे हैं, कई देश डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में भारत के ऊपर भी स्वाभाविक रूप से ये सवाल बनता है कि क्या भारत सरकार तालिबान सरकार को मान्यता दे रही है या दे चुकी है, या क्या स्टैंड है। तो इस उत्तर में भी आप सबसे पहले वही बात लिखेंगे कि भारत और अफगानिस्तान का संबंध क्यों महत्वपूर्ण है। तो आप पहले बता देंगे कि दक्षिण एशिया में पीस, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी, काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन, ड्रग ट्रैफिकिंग या नार्को टेररिज्म, सेंट्रल एशिया में भारत के हित, इन सबको ध्यान में रख करके भारत और अफगानिस्तान के द्विपक्षीय संबंध बेहतर होने आवश्यक हैं। मतलब देयर इज अ नीड टू कंसोलिडेट द बायलैटरल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान इन ऑर्डर टू इंश्योर इंडियाज इंटरेस्ट इन सेंट्रल एशिया। हमारे सेंट्रल एशिया में जो इंटरेस्ट हैं वो अफगानिस्तान के जरिए कैसे पूरे होंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ एससीओ, ये एससीओ के सदस्य भी हैं और बहुत से अलग अलग मंचों पर जो हैं ये काम करते हैं। एनडीबी में है, उज्बेकिस्तान अभी एनडीबी का मेंबर बना है जो ब्रिक्स का डेवलपमेंट बैंक है। तो इस तरीके से पहले आप इंट्रोडक्शन बताएंगे, इंट्रोडक्शन के बाद आप दूसरा जो पहलू है वो बताएंगे कि भारत सरकार का क्या दृष्टिकोण है। तो पहला पॉइंट आप दूसरे पैराग्राफ में लिखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिकॉग्नाइज तालिबान गवर्नमेंट येट। अभी तक जो है भारत सरकार ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। भारत सरकार ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है, इस लाइन का क्या मतलब है कि भारत सरकार का कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, भारत सरकार का कोई जो है प्रत्यक्ष रूप से जिसको कहते हैं कोई एम्बेसी जिसको कहते हैं दूतावास, वहां पर नहीं, क्योंकि दूतावास बंद किया जा चुका है। और इसी तरीके से हमारे जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं उन सबको भी बंद किया गया। और इसके अलावा जब हम किसी देश को मान्यता प्रदान करते हैं तो हम उसे एक इंडिपेंडेंट, एक सॉवरेन और एक वैलिड
यानी वैध सरकार मानते हैं। तो भारत सरकार इसे तालिबान सरकार को वैध इसलिए भी नहीं मानती क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, ये एक लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार नहीं है। इसने जो है सत्ता अपने ताकत के दम पर एक्वायर किया है और इसलिए भारत सरकार का हमेशा दृष्टिकोण रहा है कि एक लोकतांत्रिक निर्वाचित सरकार अफगानिस्तान में होनी चाहिए, तो इसलिए भी हमने मान्यता नहीं दिया। दूसरी बात यह है कि भारत सरकार ने इसलिए भी मान्यता नहीं दिया कि हमारा जो अफगानिस्तान के साथ जो रिलेशन रहा है और जो अनुभव रहे हैं वो बहुत ही कड़वाहट भरे रहे हैं, बिटरनेस के साथ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कांधार कांड जो हुआ था 1999 में, उस समय अफगानिस्तान में रूल कर रहा था तालिबान, यानी 1996 से 2001 तक पहली बार अफगानिस्तान में उसने शासन किया। और इस दौर में ये जो कंधार कांड हुआ उसमें अफगानिस्तान तालिबान ने पाकिस्तान के साथ सहयोग लेते हुए और नेपाल के साथ भी, नेपाल को भी उसमें कुछ जोड़ा, वहां के जो लोग थे लोकल उनको भी जोड़ करके भारत के हितों के खिलाफ काम किया, हाईजैक किया हमारे विमान को। और उसके बाद भारत सरकार के विदेश मंत्री और एनएसए इन सबको वहां जाकर के आतंकियों को छोड़ना पड़ा, जो कि भारत के लिए एक बड़ा डिप्लोमेटिक ब्लो था, एक बड़ा झटका था। इससे हमारी प्रतिष्ठा भी प्रभावित हुई। तो ये जो प्रभाव भारत के दिमाग पर पड़ा, इसके चलते भारत ने लंबे समय तक दूरी बनाए रखी तालिबान सरकार से। मतलब डायरेक्टली कहीं भी तालिबान के जो डेलीगेट्स हैं उन सब के साथ मंच पर न बैठें, इस तरीके का काम किया गया। तो आप पहली बात ये बता देंगे कि भारत सरकार ने मान्यता नहीं दिया है। अब बात ये उठता है कि अगर मान्यता नहीं दिया है तो कैसे तालिबान के विदेश मंत्री यहां आ रहे हैं, या यहां से कोई भी अगर अफगानिस्तान जाता है तो वो कैसे जाएगा। हम तालिबान के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं, वो काम हम कैसे करेंगे। हमने जो अर्थक्वेक के दौरान 50 मिलियन टन जो है गेहूं वहां पर जो भेजा, वो जो है हमने किस रूप में भेजा, या हम जितने डेवलपमेंटल असिस्टेंस वहां विकास सहायता सब दे रहे हैं वो सब हम कैसे कर रहे हैं। तो भारत ने इस चीज को भी स्पष्ट किया। अब दूसरा पॉइंट ये बताएंगे कि जब 15 अगस्त 2021 को जब तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया तो भारत ने पहले पूरा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया और 2022 में काबुल में अपने दूतावास को बंद कर दिया। काबुल में जब दूतावास बंद कर दिया गया तो भारत ने अपने डिप्लोमेटिक मिशन को भी यहां पर बंद कर दिया और अपने डिप्लोमेट्स वापस बुला लिए। लेकिन जब भारत ने असिस किया कि अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेंस में, क्योंकि अगर हमें ट्रांसनेशनल इस्लामिक टेरर नेटवर्क से निपटना है, हमें अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का नेक्सस जो है आतंकवाद के मुद्दे पर इससे निपटना है, या चाबहार प्रोजेक्ट जैसी जो चीजें हैं इसमें कोई प्रभाव जो है न पड़े निगेटिव, ये सब करना है तो हमें कुछ ना कुछ सोचना होगा। तो भारत ने जो डिप्लोमेटिक मिशन खत्म किया उसकी जगह एक टेक्निकल मिशन को वहां बनाए रखा। टेक्निकल मिशन के आधार पर ही इंडिया ने अपना ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, अपना डिप्लोमेट्स के साथ जो है इंटरैक्शन और वहां अन्य प्रकार की जितनी भी गतिविधियां हैं उसको जारी रखा। तो ये भारत सरकार का दृष्टिकोण है। और अभी जब हाल में वहां के विदेश मंत्री इंडिया आए थे तो आप अपने उत्तर में ये भी बता दीजिएगा कि जो टेक्निकल मिशन है इसे एम्बेसी का दर्जा दे दिया गया है। द टेक्निकल मिशन हैज बीन अपग्रेडेड टू द लेवल ऑफ एम्बेसी। और ये भारत का एक बहुत बड़ा रणनीतिक मूव है, एक स्ट्रेटेजिक मूव है इस आधार पर, क्योंकि अभी बहुत से देशों के ऊपर जो है एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से दबाव भी पड़ रहा है कि वो तालिबान सरकार को मान्यता दे। तालिबान कुछ अच्छे काम भी कर रहा है। तालिबान ने ओपियम कल्टीवेशन पर बैन लगा दिया 2022 में, और उसके चलते जो नार्को टेररिज्म की संभावना है उन सब में कमी आएगी। और जो गोल्डन क्रिसेंट वाला एरिया है यानी अफगानिस्तान और ईरान और पाकिस्तान, ये सब चीज़ों पर भी कंट्रोल लग सकेगा। तो इन सब को देखते हुए ये सब बातें थी कि तालिबान को एक मौका मिलना चाहिए, ऐसा लोगों के मन में आ रहा है। लेकिन भारत ने सोचा कि भाई हम
डायरेक्टली डिप्लोमेटिक मिशन न करें या एम्बेसी न करें, क्योंकि हमारे ऊपर ये क्वेश्चन मार्क फिर बनने लगेगा कि एक आतंकी सरकार को आप अपने प्रिंसिपल्स के खिलाफ जाकर के मान्यता दे रहे हो। इसलिए भारत ने टेक्निकल मिशन के आधार पर ये चीज करनी जारी रखी। तो ये है भारत सरकार का वर्तमान दृष्टिकोण और स्टैंड, और भारत सरकार का कहना है कि वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस लगातार देती रहेगी, अफगानिस्तान में कैपेसिटी बिल्डिंग यानी क्षमता निर्माण का कार्यक्रम करती रहेगी और डेवलपमेंटल पार्टनर के रूप में अपनी सारी जिम्मेदारियों का वहन करेगी, क्योंकि अफगान लोगों के साथ भारत के अपने एक इमोशनल अटैचमेंट भी रहे हैं। हाल के समय में हमने अभी जब तालिबान के विदेश मंत्री यहाँ आए थे तो हमने ये डिसाइड किया है कि एक थैलेसीमिया सेंटर वहां पर खोला जाएगा, एक ट्रॉमा सेंटर खोला जाएगा, एक महिलाओं के लिए जो मेडिकल क्लिनिक्स है वहां पर खोला जाएगा, और इसके साथ साथ जो बांध है वहां पर अलग अलग, और जो ड्रिंकिंग प्रोजेक्ट्स हैं उन सबको भी और ज्यादा सही चैनलाइजेशन दिया जाएगा। और इस रूप में भारत अपने मानवतावादी दृष्टिकोण को मजबूत करेगा। और एक और बहुत बड़ा डिसीजन हाल के समय में लिया गया है, और वो ये है कि अफगानिस्तान ने, तालिबान सरकार ने इंडिया को ऑफर किया है कि इंडियन कंपनीज वहां के मिनरल सेक्टर और माइनिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें। आपको यहाँ पे बता दूं अंतिम रूप में कि 2011 में जब भारत और अफगानिस्तान के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ था तो उसमें भी यही बात कही गई थी कि इंडियन कंपनीज वहां पर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि वहां लिथियम का भंडार है और भी तमाम चीजों का भंडार है, तो उन सब चीजों पर निगाह लगाई जा सकती है। तो इस रूप में अब धीरे धीरे भारत के जो वो हैं रिलेशन वो आगे बढ़ रहे हैं। अब अंतिम सवाल आता है परीक्षण का, कि भारत सरकार ने अगर टेक्निकल मिशन किया या भारत सरकार ने जो वहां पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देना जारी रखा है तो ये सही है या गलत। तो गलत है या सही, इसका परीक्षण इस आधार पर हो सकता है कि भारत के हित क्या हैं वहां पर। तो भारत का पहला हित तो यही है कि आप जानते हैं लद्दाख वाला जो रीजन है उसमें 106 किलोमीटर लंबी सीमा साझा होती है। तो अफगानिस्तान में जो भी आतंकी समूह हैं, चाहे वो तालिबान हो, चाहे तहरीके तालिबान हो, या हक्कानी नेटवर्क हो, या और जितने भी ऐसे नेटवर्क्स हैं, या पाकिस्तान बेस्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशंस जो अफगानिस्तान में काम करते हैं, और खासकर खोरासान रीजन जो है तालिबान का, उसमें जो इनका ISIS के काम करता है, और इन सब का हमास के साथ जो कोलैबोरेशन हो सकता है इजराइल के को ध्यान में रखते हुए, वो सब पॉइंट POK रीजन में आकर के कहीं ना कहीं भारत के सिक्योरिटी कंसर्न्स को प्रभावित कर सकता है, और ऐसा देखा भी गया हाल के समय में। तो इसलिए हम अफगानिस्तान या तालिबान को इग्नोर इस मामले में नहीं कर सकते। दूसरा, सेंट्रल जो एशिया है उसका गेटवे है, तो हमें अगर सेंट्रल एशिया में जाना है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इन सब से ट्रेड बिजनेस अच्छे करने हैं, तो हमें अफगानिस्तान के साथ सहयोग चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा रीजनल कोऑपरेशन पूरे साउथ एशिया में पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए, सरपास करने के लिए जरूरी है ही। इसलिए अफगानिस्तान हमारे बहुत ही काम की चीज है, और खासकर वो जो ईरान का रीजन है, जो फारस की खाड़ी है, जो गल्फ ऑफ ओमान है, अदन की खाड़ी वाला जो क्षेत्र है, इन सब एरियाज में, रेड सी वाले एरियाज में अगर हमें अपने व्यापारिक लाभों को और सुरक्षित करना है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर को सही तरीके से सेंट पीटर्सबर्ग तक ले जाना है, और उसमें अगर हम अफगानिस्तान को प्रॉपर तरीके से जोड़ते हैं, चाबहार को जोड़ करके कार्यवाही कर पाते हैं, तो ये हमारे हितों के लिए बहुत ज्यादा बेहतर साबित होगा। इन सब बातों को बता करके आप इंडिया का जो करंट स्टैंड है वो बताएंगे। धन्यवाद। किसी अगले क्वेश्चन में जल्द ही मिलेंगे। नमस्कार।